तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है और इसमें 13 क्लास हो चुकी हैं। आज 14वीं क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को उस स्थान पर दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देख लेंगे कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर क्या है। जैसे मान लिया हम भौगोलिक रूप से जानते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हम कोई बिंदु ले लें और इस बिंदु के लंबवत एक तल ले लें, तल में जो होगा ये दिशा होगी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये होगी वेस्ट। इसी तरह से जो दिक सूचक सुई होती है या दिशा सूचक सुई या कंपास जो होती है, उसको अगर हम इस बिंदु पर रखें और बिंदु पर रखने के बाद इसकी दिशा के अनुसार, क्योंकि ये भी दिशा बनाती है, एक तरफ नॉर्थ होता है इसमें, एक तरफ होता है साउथ। ये नॉर्थ होता है, ये होता है साउथ। तो इसके लंबवत भी एक तल ले लें और उसका भी एक इस तरह से फ्रेम बना लें, ये तल। तो ये जो दोनों तल हैं, तो ये तल तो कहलाता है भौगोलिक यामोत्तर और ये कहलाता है चुंबकीय यामोत्तर। तो इन तलों के बीच जो कोण होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, जो कोण बनेगा, तो उसी को कहते हैं दिक्पात कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नतिकोण। नतिकोण क्या है कि जैसे चुंबकीय सुई हैं या दिशा सूचक सुई या कंपास सुई को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, इस तरह से लटकाया जाता है कि वो इसमें घूम सके, ऊपर और नीचे घूम सके, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, लटकाया जाता है, तो वह पूर्णतः क्षैतिज नहीं रह पाती। पूर्णतः क्षैतिज नहीं, उसको ऐसा रहना चाहिए था, नहीं रह पाती, बल्कि क्षैतिज से थोड़ी झुक जाती है, क्षैतिज से थोड़ी झुक जाती है। इसी झुकाव कोण को नतिकोण कहते हैं। जैसे ये दिक्पात सुई हैं, इसमें दिक सूचक सुई हैं, इसमें नॉर्थ ये है, ये साउथ है। इसको जब हम क्षैतिज दिशा में इस तरह से रखेंगे तो ये क्षैतिज में ना रुक करके क्षैतिज से थोड़ी झुक जाती है। इसी क्षैतिज से झुकाव कोण को कहते हैं नतिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक के मान क्रमशः 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नतिकोण ज्ञात कीजिए। तो दिया है, क्षैतिज घटक को H से डिनोट करते हैं, ऊर्ध्व घटक को V से डिनोट करते हैं, और जो नतिकोण होता है tan थीटा बराबर होता है V/H। तो इसलिए थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स V/H। दोनों की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स √3। √3 tan में होता है 60 का मान, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। इसमें क्या है, एक तो ये है कि क्षैतिज घटक H बराबर होता है BE cos थीटा, जहाँ BE संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो BE बराबर आ जाएगा इस फॉर्मूले से BE बराबर H/cos थीटा। H दे रखा है, cos थीटा आ चुका है 60, cos 60 का मान होता है 1/2। तो आंसर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 6 × 10⁻⁵, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। लंबवत गुजरने वाली
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। इसे फाई से कोई भी पृष्ठ है, चाहे वो सर्कुलर है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है, चाहे स्क्वायर है, तो उससे गुजरने वाला या ट्रायंगुलर है, उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है उसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के प्रथम नियम से होता है फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। फैराडे का पहला नियम है। तो इसमें डेल्टा फाई कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा फाई आ जाएगा 0.1 माइनस 1 और डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 9 वोल्ट। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का दूसरा नियम है। ये नियम है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये है लेंज का नियम। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है ये। नेक्स्ट है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, एडी करंट्स क्या हैं। तो इसका आंसर है, जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय लिख लेंगे हैं इसको। जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति अथवा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। इन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहते हैं। नेक्स्ट है, गत्यात्मक प्रतिरोध का अर्थ क्या है। अनओमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में अल्पांश परिवर्तन यानी डेल्टा वी तथा उसके संगत धारा में परिवर्तन डेल्टा आई का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो स्वप्रेरण का मतलब है किसी कुंडली से बद्ध या संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण की क्रिया में एक ही कुंडली में क्या होता है, मुख्य विद्युत वाहक बल के विपरीत में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण। नेक्स्ट है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है एल बराबर दे रखा है 10 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में चेंज कर देंगे 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करके। डेल्टा आई निकाल लेंगे। डेल्टा आई हो जाएगा 15 - 5 बराबर 10 एम्पियर। डेल्टा टी दे रखा है 5 मिली सेकेंड। इसको चेंज कर लेंगे सेकंड में 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करके। और प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो इन सब की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा -20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान या RMS मान ज्ञात कीजिए। चूँकि धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS बराबर I0 अपॉन √2, जहाँ I0 है शिखर मान। तो शिखर मान दे रखा √2 को √2 से डिवाइड करेंगे,
1 एम्पियर आ जाएगा इसका IRMS या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसकी। एक प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यम मूल मान, इसमें VRMS दिया है 220 वोल्ट। विभव का शिखर मान क्या होगा, विभव का शिखर मान पूछा है, तो शिखर मान V0 बराबर आ जाएगा VRMS इंटू √2, तो 220 √2 वोल्ट। नेक्स्ट है, यदि प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो व्यय संपूर्ण शक्ति कितनी होगी। क्या है, केवल संधारित्र है, तो इसमें क्या होता है, प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो व्यय संपूर्ण सामर्थ्य शून्य होगी, क्योंकि P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई, जहाँ फाई V और I के बीच में कलांतर है और ये कलांतर होता है 90 अंश, तो कोस 90 का मान 0 हो गया, तो P बराबर हो जाएगा 0। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया ये LCR परिपथ के लिए हम देखेंगे तो ये VR फॉर किसके लिए, R परिपथ के लिए इधर इस दिशा में धारा I बहती है, ये जो होता है ये BL कुंडली के लिए और ये होता है संधारित्र के लिए। तो इन दोनों के बीच में ये धारा हमेशा इसी दिशा में रहेगी। इन दोनों के बीच में क्या है, L परिपथ के लिए 90 अंश, C परिपथ के लिए भी 90 अंश। तो इसमें जो धारा होती है C यानी संधारित्र वाले परिपथ में या C परिपथ में धारा वोल्टेज से BC से 90 अंश अग्रगामी होती है, 90 अंश अग्रगामी होती है, जबकि L या प्रेरकत्व वाले परिपथ में या कुंडली वाले प्योर कुंडली वाले परिपथ में जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। R परिपथ में या प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, V और I सेम फेस में होते हैं, इनके बीच में जो कलांतर होता है वो फाई बराबर होता है 0। L के लिए 90, C के लिए भी 90 और R के लिए होता है 0। तो इस तरह से ये P हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। अनुनाद की स्थिति तब होती है जब मूल आवृत्ति बाह्य आवृत्ति के बराबर हो जाए। तो विद्युत अनुनाद में भी यही कंडीशन बनेगी, किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति या विशेष आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यताओं के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, विद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। विद्युत अनुनाद की स्थिति देखने को मिलती है CL परिपथ में या LC परिपथ में, जब XC बराबर हो जाता है XL के, तब रेजिस्टेंस जब जो परिपथ होता है प्योर रेजिस्टिव हो जाता है और उसी से अनुनादी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता, दिष्ट धारा में से क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रेरण तभी संभव है या AC के लिए संभव है और DC के लिए संभव नहीं है, इसलिए DC के लिए कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है, एक प्रेरकीय प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होगा। तो अभी बताया था जैसे लास्ट क्वेश्चन में, एक प्रेरकीय प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है, π/2 या 90 अंश। ये BL हुआ, ये I हुआ, ये BR, ये BC, तो ये होगा 90 अंश I और B के बीच में। इसी तरह से BC परिपथ में भी
सॉरी सी परिपथ में भी ये होगा 90 अंश। तो यहाँ धारा 90 अंश BC परिपथ में या सी परिपथ में जो धारा है वो 90 अंश अग्रगामी हो जाएगी, वोल्टेज 90 अंश पश्चगामी होगा, जबकि L परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होगा। या ऐसे कहें धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होगी, जबकि R परिपथ के लिए धारा और वोल्टेज सेम कला में होंगे, उनके लिए फाई की वैल्यू होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, इसके आधार पर ट्रांसफार्मर को कैसे पहचानते हैं। तो परिणमन अनुपात R बराबर होता है VS/BP बराबर ES/EP बराबर NS/NP, जहाँ EP बराबर प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, VP बराबर है प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब कहलाएगा विद्युत वाहक बल जब कोई लोड नहीं लगा है, और जब लोड लगा है तो तब बन जाएगा वो विभवांतर। इसी तरह से ES द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, VS द्वितीय कुंडली में प्रेरित विभवांतर, NS बराबर है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और NP बराबर है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। यदि परिणमन अनुपात <1 है तब ट्रांसफार्मर अपचाई या सेट डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यदि R की वैल्यू <1 है, 1 से अधिक है, तब ट्रांसफार्मर उच्चाई या सेटअप ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में नरम लोहे या कच्चे लोहे की क्रोड का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या है, 2 कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो इन दोनों के बीच में ये क्रोड रख दी जाती हैं, लेकिन क्रोड स्टील की ना रख करके किस चीज़ की रखी जाती हैं, नरम लोहे की। क्योंकि अगर इसके बीच में क्रोड नहीं रखेंगे तो जो इसके बीच में एयर होगी उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और वो ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण यहाँ से गुजरने वाले जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें चेंज होने के कारण भंवर धाराएँ पैदा हो सकती हैं, एडी करंट्स पैदा हो सकती हैं। इसलिए एडी करंट्स या भंवर धाराएँ पैदा ना हो उनको इसलिए वहाँ पर रख दी जाती हैं क्रोड। क्रोड भी नरम लोहे की इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में जो नरम लोहे की क्रोड रखी जाती हैं, नरम लोहे में आसानी से प्रेरण संभव है, इसमें प्रेरण आसानी से संभव हो सकता है, जबकि स्टील के थ्रू प्रेरण संभव आसानी से संभव नहीं हो सकता, इसलिए इसमें नरम लोहे की क्रोड रखी जाती है, ना कि स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में पटलित क्रोड का उपयोग क्यों किया जाता है। पटलित का मतलब है इनको लेमिनेट करके क्यों रखा जाता है। अगर हम इसे लेमिनेट और अलग अलग पट्टिकाओं के रूप में बना करके ना रखेंगे तो क्या है, फिर एक बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा इस मेटल का, और बड़ा वॉल्यूम बनने के कारण वहाँ पर भी एडी करंट्स या भंवर धाराएं पैदा होने के चांस हो जाएंगे। इसलिए इनको पट्टिकाओं में और अलग अलग पट्टिकाएं लेमिनेट करके क्या बनाया जाता है, ये क्रोड बनाई जाती हैं। तो पटलित क्रोड में बड़ा आयतन नहीं बन पाता, जिससे ट्रांसफार्मर की कुंडलियों के बीच भंवर धाराएं नहीं बन पाती। तो भंवर धाराएं नहीं बनेंगी तो ये लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो का क्या कार्य है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है या डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें जो प्रत्यावर्ती जनित्र है, धारा जनित्र है, उसमें क्या होता है, एक आर्मेचर हो गई कुंडली ABCD, कुंडली को एक बड़े विशाल चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र विशाल, इसके बीच में क्या कराया जाता है, घुमाया जाता है, और घुमाने के साथ इस कुंडली का संपर्क दो किससे कर दिया जाता है, सर्पी वलय से कर दिया जाता है। इस तरह से एक सर्पी वलय ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये सर्पी वलय अलग अलग होने के कारण इससे जो विद्युत
प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट होगा उसको दो भागों में तोड़ने का काम करेंगे। इस तरह से इसको दो इस तरह से, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, पैदा होगा और प्रेरित धारा पैदा होगी। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो किसको चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। जो परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनके दो उपयोग क्या हैं। पहला है अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेजों कोमा उंगली के निशानों का पता लगाने में। तो अदृश्य लिखाई में, नकली दस्तावेजों की जांच करने में, उंगली के निशानों का पता लगाने में यूवी अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है खाने की वस्तुएं के संरक्षण में, खाने की वस्तुओं को प्रिजर्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, यानी ये पैदा कैसे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें किससे होती हैं, विद्युत आवेश के कारण पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। अब ये रट्टा मारने से तो होगा नहीं कि रेडियो तरंगे किस कैसे होती है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी होती है कौन सी है, गामा किरणें। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे मान लिया एक हम लाइन खींच लें, लाइन पे बीचों बीच हमने ले लिया क्या, वी, यानी कि विजिबल दृश्य लाइट। इसके बाद जैसे ही आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा IR इंफ्रारेड। इसके आगे और चलेंगे फिर आ जाएगा माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे, और इसके आगे आ जाएगा रेडियो वेव, ये आ गया रेडियो वेव। इसके पीछे चलेंगे, पीछे चलने पर ये आ जाएगा UV। इसके और पीछे जाएंगे ये आ जाएगा X और ये आ जाएगा Y, एक्स रेज और वाई रेज। जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का रेंज हमें पता है 4 से 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। इस तरह से अगर हम ये एक लाइन में ये चीज़ें लिख लें, याद कर लें, समझ लें, तो अब जो लैम्डा है, एक तो लैम्डा है, लैम्डा होता है तरंगदैर्घ्य। लैम्डा क्या होगा, इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, लैम्डा हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा इस अरेंजमेंट में। इसी तरह से एक होता है आवृत्ति, जो आवृत्ति न्यू है, न्यू राइट टू लेफ़्ट बढ़ेगी, राइट टू लेफ़्ट बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर हम बना लें तो इससे हम कोई सा भी क्वेश्चन, कई बार इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कोई वेव्स दे दी, 4-5 वेव्स दे दी, उसमें से पूछ लेगा इनमें सबसे ज़्यादा किसकी है, या उनको सीक्वेंस में लगा लेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने किया था इस तरह से। तो ये आप याद कर लेंगे, इसको बना लेंगे। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड या अवरक्त है, इंफ्रारेड या अवरक्त हैं, ये सूक्ष्म या माइक्रोवेव हैं, ये रेडियो या रेडियो तरंगे, इसको R से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से ये है UV या परावैंगनी, ये एक्सरे, और ये हो गया गामा रे। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हो रही है, रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, क्योंकि वेव, और सबसे कम हो गई गामा की। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो रही है रेडियो की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हो रही है, गामा की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिख लिए। तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट देख रहे थे, वेवलेंथ बढ़ रही थी, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई थी? रेडियो की। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी हो गई थी? गामा की, क्योंकि लास्ट में क्या था? गामा रे थी। लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही थी, राइट टू लेफ्ट जाने पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति न्यू बढ़ रही थी। इस तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। वो इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड में, आप अच्छे से याद कर लेंगे। मैं लास्ट वीडियो में भी 2 वीडियो में, संभवतः 8th वीडियो में मैंने ये बताया था डिटेल में, और उससे पहले जो जब शॉर्ट पॉइंट्स हम लिख रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें मैंने वो डिटेल से समझाया था। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियां लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय संचरण की 3 विधियां: भूतरंगों द्वारा संचरण, दूसरा है आकाश तरंगों द्वारा संचरण, तीसरा है अंतरिक्ष तरंगों द्वारा संचरण। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग रडार संचालन में प्रयोग होता है? तो सूक्ष्म तरंगों या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग रडार संचालन में होता है। इनका तरंग दैर्ध्य परास 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर होता है। तो रेडियो संसूचन में, डिटेक्शन में या संचालन में किसका यूज होता है? सूक्ष्म तरंगों का या लघु रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है एक्स किरणों के 2 प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। एक्स किरणों के 2 गुण हैं। पहली बात तो ये है कि एक्स किरणें क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, पहली बात। दूसरा, ये अदृश्य होती हैं। इनको देखा नहीं जा सकता। तीसरा है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट डालती हैं उस पर। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये तो हो गए इनके गुण या प्रॉपर्टी। यूज या उपयोग क्या है इसके? पहला है हीरे की जांच परख करने में। हीरा नकली है या असली है, इसकी जांच करने के लिए किसका उपयोग होता है? एक्सरेज का होता है। दूसरा होता है रेडियोग्राफी में। तीसरा शल्य चिकित्सा या सर्जरी में। और नेक्स्ट है जैसे भारी गार्डर बनाते हैं, तो गार्डर बनाते समय उसमें एयर रह जाती है, और एयर या दरार का पता लगाने में भी किसका यूज किया जाता है? एक्सरेज का। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना और नोट्स इसके बनाते रहें, साथ साथ याद करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।